लता जी, अभी आपने जैसे ये जिक्र किया था, ये हमने पहाड़ी ये सब पहना था, ये सारी चीजें, तो हमारे दर्शकों को आप ना अपने पहाड़ी जो हमारा परिधान है, हमारी जो ये ज्वेलरी है, इस सब के बारे में भी बताइए, क्या क्या होता है हमारे यहाँ। जी देखिए, परिधान तो सभी के, मैं सोचती हूँ लहंगा ओढ़नी सबका होता है, लेकिन नाम कुछ अलग होते हैं। तो आज मैं आपको अपने परिधानों के विषय में थोड़ा बताना चाहूंगी। मेरे पास यहाँ पर पूरे परिधान नहीं है, कुछ आपने पहने हैं, जब मैं बताऊंगी तो आप उनको दिखाइएगा जरूर किरण जी। तो सबसे पहले हम अपने शीश से शुरू करते हैं, सिर से शुरू करेंगे। तो ये देखा हमने मांग टीका पहना, हमारे यहाँ बैंदा बोलते हैं इसको, बैंदा। तो बहुत पुराना शब्द है बैंदा। तो ये मांग टीका है, तो इसमें गोल्डन भी होता है, इसमें मीनाकरी भी होती है ना। ये अलग अलग तरीके के, जो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती थी। सोना ज्यादा है, अच्छे घर तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, नहीं तो छोटा बनाएंगे। इस तरह से ये मतलब सुंदरता के लिए था मांग टीका। फिर कान में झुमके होते थे, तो आपको जैसे भी आपकी परिस्थिति है, छोटे बड़े, है ना। एक मुन्नड़े, हाँ, और मुन्नड़े भी होते थे। मुन्नड़े होते थे मोटे मोटे से, ऐसे गोल गोल मुन्नड़े, बाली टाइप जी, बाली टाइप। तो वो थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ साइड में चलते हैं, तो वो मुन्नड़े होते थे। उसके बाद हमारे यहाँ नथ होती थी, जो मेरे पास अभी नहीं है। किरण जी, आप नथ दिखाएंगी, नाक की नथ। हाँ, ये नाक की नथ है, बहुत खूबसूरत पहाड़ी नथ है, और इसको ना इतना लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बाहर भी लोग ले जाने लगे हैं। बिल्कुल, तो ये नथ चेहरे की शोभा में चार चांद लगा देती है। और हमारे कहानी है छोटी सी, मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि ये ऐसा रिवाज था पहले से कि ये नथ जो बनाई जाती थी, तो उसको हर साल उसमें सोना लगा के उसको बड़ा किया जाता। तो क्या हुआ, एक बार एक महिला थी, तो उसको बहुत अच्छी लगी नथ, तो उसने बड़ी सी उसको नथ मिली, उसने पहन ली। अब वो क्या हुआ, हर साल सोना बढ़ा बढ़ा के इतनी बड़ी बन गई कि वो उसके नाक से कट गई और उसमें खून आने लगा। तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब इस नथ को मुझे आगे नहीं बढ़वाना है, प्लीज इसको यहीं रोक दो करके। मतलब उसकी इतनी इच्छा थी कि मैं खूब बड़ी नथ पहनूं, लेकिन जब उसकी नाक में वो भारी हुई ना, तो फिर उसको समझ आ गया कि ये मतलब नथ कितनी दुखदाई है, जितनी मुझे पसंद थी उतनी अब मेरे दुख का विषय बन गई। एक ऐसी कहानी है। तो नथ का बहुत सुंदर चेहरे को अच्छी लगती है चेहरे में। उसके अलावा फिर हमारे टीप होती है, देखिए टीप है, इसका एक खांचा होता है। अब ज्यादातर खांचे समाप्त हो गए, पुरानी टीप होती थी, वो अब थोड़े चेंज होने लगी हैं। ये बहुत पुरानी है। देखिए जौ माला, इसके दाने देखिए जौ की तरह से देख रहे हैं, जौ की तरह के दाने हैं। जौ जो होता है गेहूं, जौ, तो ये जौ की तरह इसमें दाने होते हैं। इसको मोती में बना सकते हैं, आप किसी में भी इसको आप पिरो सकते हैं। ये जौ माला बोली जाती है। मंगलसूत्र तो आप जानते हैं, सभी आप लोग पहनते हैं। इसके अलावा हम हाथों को सुंदरता के लिए पहनते हैं पहुंची। किरण जी, ये 12 दाने से शुरू होती है, 12 दाने, 16 दाने, 24 दाने, और भारी करवाएंगे तो 48 दानों की भी बनती है, 48। ये आपकी सामर्थ्य है, इसको आप बना सकते हैं। तो इसमें भी कई तरह के डिजाइन होते हैं ना, कई डिजाइन इसमें आती हैं। जी। और इसमें बांधने के लिए दिखाइए कि एक फूल होता है, यहाँ पर बटन लगाते हैं, उसमें एक फूल होता है। हाँ, ये तो धागा है, हाँ, उसमें देखिए फूल लगा हुआ है। ये तो ये खास एक हमारी परंपरागत है। तो इससे इसको ढीला और कसा जाता है, यहाँ से, और ये सेट किया जाता है, ये बांध के ऐसे कर। बिल्कुल, तो ये है। उसके अलावा एक हमारे पास, मेरे पास यहाँ नहीं है, वैसे है मेरे पास, एक मुन्नड़ी होती है, आरसी मुन्नड़ी। तो अंगूठी पहनी जाती है, इतनी बड़ी होती है, उसमें आरसी बनी होती है। आरसी माने शीशा। पहले से में शीशे को आरसी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं आरसी। तो उसमें शीशा होता था, कहते थे उसमें अपनी शक्ल दिख जाती है। इतना बड़ा वो अंगूठी होता है, उसमें उसको अंगूठी में पहना जाता है, और उसमें इतना बड़ा शीशा होता है। अब तो शायद वो किसी के पास होती नहीं होगी, मुझे लगता है पुराने लोगों के पास थी। उसके अलावा हमारे पास धागुला एक होता है, वो है नहीं हमारे पास। सुत्ता होता है, उसको गले में, और धागुले हाथों में पहने जाते हैं, वो बच्चों की पहने जाते हैं। हाँ, नहीं, बड़ों की भी होता था। अच्छा, झावरे, जिसको झावर बोलते हैं। जी, झावर पैर में ना, खुटी झावरे लियाला। सुतली धागुला बच्चों के लिए होता है ना। बच्चों के लिए तो होता है, बड़े भी पहनते थे, उसका चांदी का होता था बड़ा। पहले मेरे पास है, लेकिन वो मेरा अल्मोड़े में रखा है, यहाँ नहीं है। तो मेरे पास सुत्ता है, सुत्ता समझ गई। और धागुले हाथ। जी।
अच्छा, बड़ों में भी उनको सुतली और झागुलाई बोला जाता है, बड़ों का भी? पहले ना ये गोल्डन ज्वेलरी कम चलती थी, चांदी ही पहनते थे। पहले तो चांदी, पहले सब चांदी पहनते थे, तो मोटे मोटे गले में, जैसे राजस्थान में भी मोटे मोटे पाइप जैसे थे गोल, तो वो पहनते थे। हाथों में भी गोल पहनते थे, कड़े, चांदी के कड़े पहनते थे, झागुले। ये लता जी, जौनसार में शायद अभी भी यही कल्चर ज्यादा है ना? जौनसार में ज्यादा है जी। हाँ, और कुमाऊं गढ़वाल में भी अभी भी गांव में औरतें पहनती हैं, जिनके पास है जी जी, पहनते हैं। वो उड़ने के भारी होते हैं, खोखले होते हैं वो, और उनमें घुंघरू लगे होते हैं, पैरों में भी झांवर होती है, पैरों में झांवर, और बिछुए तो आम चलन में होते हैं सुहागिन महिला के लिए बिछुए। और ये हमारी जो रंगवाली का पिछौड़ा है, ये तो कामकाजों में पहना जाता है। अदरवाइज अब लहंगा और वो तो नहीं पहनते, नहीं तो एक धोती को ऐसे कमर में फेटा बांधते थे, एक आंगड़ी पहनते थे, आंगड़ी होती थी, आंगड़ी पूरी बाजू का, यहाँ तक वो बंद ब्लाउज होता था जी। गरम जाड़ों में गरम पहनते थे, सर्दियों में, और गर्मियों में ठंडा पहनते सूती कपड़े का। तो ये अब चलन खत्म हो गया, और पूरा उसमें नीचे तक वो पूरा कुर्ता टाइप का होता था, नीचे तक पूरा ब्लाउज नीचे तक होता था, तो शरीर पूरा रहता था, अपने संस्कारों में आदमी रहता था। क्योंकि पेड़ में चढ़ना है, आपको मजदूरी भी करनी है, घर का काम भी करना है, लीपना है, घर को लीपना है, तो उसमें सजीला आपके लिए परिधान था। तो इस तरह से कहीं कहीं हमारे यहाँ पिथौरागढ़ की तरफ एक गरम कंबल का एक ड्रेस होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है, वो पहना जाता है ना, तो वो पहना जाता है। मैं उसका नाम शायद अभी थोड़ा भूल रही हूँ, गात बोलते हैं, गात कुछ इस तरह का। तो गात, तो वो पहनते हैं, उनकी ज्वेलरी भी थोड़ी हैवी होती है, चांदी के वो पहनते हैं वो लोग। यहाँ पर बुलाक पहनते हैं, जैसे नेपाल में भी पहनते हैं जी जी, गढ़वाल में ज्यादातर बुलाक पहनी जाती है। के भी पिथौरागढ़ से दूर जगहों में पहनी जाती है अभी। जी जी, उस तरफ का जो इलाका है ना, वो गढ़वाल से लगा हुआ जो इलाका है कुमाऊं का, उस तरफ यही प्रचलन है जी। आपके ग्वालदम है, ग्वालदम साइड में, और आप उधर चले पिथौरागढ़ शर्मा घाटी, पिथौरागढ़ में भी आप आगे जाएंगे ना, उधर भी इंटीरियर में, मतलब जो बहुत गांव है, वहां भी अभी ये पोशाक आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। ग्वालदम के आसपास तो मैंने बहुतों को हरा लहंगा और धोती फेटा कसे हुए, वो मैंने अभी भी देखा है, हाथ में दराती लेके महिलाएं जाती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, देखिए ठंड बढ़ने लगी है, तो लोग गर्म कपड़े, गर्म इनर पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं। ये सब अपनी सुविधा के लिए, समय के साथ साथ जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, और नहीं, वो थोड़ा चेंज आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा बदलाव, शलवार, हाँ ये तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो आप अपनी संस्कृति को अंग्रेजी शब्द ला रहे हो गानों में, उसको थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है, आप नए बच्चे, जनरेशन गैप आता है, आपकी गलती नहीं है। देखो हम भी तो बदले, अपने पेरेंट्स के समय से हम भी बहुत बदल चुके हैं, बिल्कुल। गणेश को तो वैसे ही रखा हमने, अपने संस्कार शगुनाकर को वैसे ही रखा, तो यही हमारी गुजारिश। आप बदलिए, आप रिदमिक होइए, आप अच्छी कॉम्पोजिशन करिए, लेकिन आप अपने हुड़के, बांसुरी, अपनी विनई है ना, उसको मत छोड़िए। आपने विनई सुना भी नहीं होगा, कई लोगों ने एक मुंह में रख के उसको बजाते हैं, वो तो यहाँ से ऐसे तो कई सारे हमारे ऐसे वाद्य हैं जो हमारे आज के बच्चों को पता ही नहीं है। ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, तुरई, जो नगाड़ा होता है ना, उसके साथ जो ढोल की बीट आती है, जब आप देखते हैं कि छोलिया वाले बारातों में आते हैं, तो स्वतः ही आप ना नाचने कहीं भी खड़े हैं, आपके हाथ पैर हिलने लग जाएंगे। मशक-बीन भी एक रहती है ना, मशक-बीन, अगर उसमें बीड़ पाको बज गया तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी जगह से उठ के नहीं नाचेगा। मुझे याद है जब हम एक बार ये उत्तरायणी मेले में लखनऊ गए थे, तो लखनऊ में उत्तरायणी का मेला था, वहां हम लोग को पूरी टीम को बुलाया था, तो छोलिया वालों को लेके हम गए थे अपने गांव से। तो वहां पर जब वो उन्होंने बजाया और हमने भेड़ पाक को मैंने माइक लेके गाया, तो सारे जितने बड़े ऑफिशियल्स थे, जितने ऑफिसर थे वहां के, सारे आ गए, उससे रुका नहीं गया, और वो अपनी ड्यूटी छोड़ के थोड़ी देर के लिए वहां पर आ गए और नाचने लगे। और उसके बाद कई ऑडियंस भी आई, उन्होंने सबने 500-500 के 2,000 के नोट हमारे जो छोलिया वाले थे उनकी पगड़ियों में डाल दिए। इतने खुश हो गए, इतने गर्वित हो गए, वो झूमने लगे। और उस समय ऐसे उत्तराखंडी होने का ऐसा गर्व आता है लोगों को,
कुछ नहीं होता, कुछ जेबों में हाथ डाले, जिसके जेब में जो निकला उसने वो वहां जी पर उनको पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तो एक ये जी फीलिंग होती है। जी, मुझे भी याद बिल्कुल है जब मैं बिल्कुल। यूएस में गई, हाँ हाँ। हाँ, जब मैं यूएस में गई तो वहां जब मैंने अपने गीतों को गाया, और सबसे ज्यादा जब मैंने ये बेड़पा को जब गाया, हाँ हाँ सारे लोग अंग्रेज थे उसमें, और भाषा के लोग थे, वो हाँ, समझ नहीं रहे थे, लेकिन वो रिदम को समझ रहे थे। जी जी। गीत के सुर ताल लय तो वो उसके साथ नाचने लगे। तो हाँ हाँ, मुझे ऐसी सुखद अनुभूति हुई कि लगा कि अरे वाह, ये तो सब जानते हैं उस गीत को, एवरीबॉडी नोज, मतलब पूरे, हाँ, मुझे लगता है विश्व में वर्ल्ड उस वाइड गीत का फेमस। डंका है। जी जी। हाँ, तो उससे हम हाँ, उत्तराखंडी होने की हमारी पहचान आती है, तो बड़ा बिल्कुल। गर्व का क्षण होता गर्व, है। बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व। और लता जी, मुझे ये भी लगता है बहुत। ना, जैसे जो हमारे छोलिया नर्तक हैं, अब बिल्कुल ही हम्म, इनका मतलब खत्म ही होते जा रहा है ना ये सारी चीजें अब ना। तो मुझे लगता है कि हर शादी हाँ। में ना सभी को छोलिया नर्तकों को जरूर बुलाना चाहिए। ये मेरा मानना अरे वाह, है ना, कि क्या बात कितना कह दी किरण, अच्छा क्या हो कि बात कह अगर दी। हर शादी में ये आए। एक तो देखिए कितनी बड़ी बहुत कला खूब, है वो छोलिया नृत्य, जिस तरीके से वो करते हैं, है ना, बहुत बड़ी कला है। बहुत खूब, और वो भी विलुप्त बहुत होने बहुत। लगी है, अब तो कोई बुलाता नहीं इन लोगों को, और रोजगार कितनों को मिला हुआ है उस चीज से। दोनों चीजें मैं इसमें किरण जी, है। मैं यही बताना चाहती हूँ, हाँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं तो चूंकि अल्मोड़ा में रहती हूँ, गांव गांव में जाती हूँ, और मेरे बहुत सारे साथी कलाकार छोलिया के में हैं। तो हाँ उनके मुझे बीच में फोन आए कि किसी के बेटे का एडमिशन रुका है, किसी के घर में कुछ गमी हो गई है, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी रुक गई थी। ये जी कोरोना की वजह से शादियां मंदिर में हो रही थी, या दो लोग को बुला के ऐसे पंडित के साथ घर में हो रही थी, तो इनका बेचारों का रोजी रोटी खत्म हो गई थी। तो हम्म, हमने सरकार से काफी चाहे आपके माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, हमने ये रिक्वेस्ट करी कि आप इनको कुछ सहायता दो। तो ऐसी जी बात नहीं है, सरकार ने उनके खाते में पैसे डाले कुछ, लेकिन वो क्या होता है, उससे उनका कितना टाइम चलेगा, है ना। बिल्कुल। ये तो हाँ बहुत लंबा है, उनका पेशा है। तो इसमें इस बीच कलाकारों ने बहुत ही परेशानियों में रहे सब कलाकार, उनको ये बहुत बड़ी मार पड़ी, और हम्म, कईयों के तो रोजी रोटी खाने को मतलब कुछ नहीं था, ऐसा भी हुआ है। तो हम्म, आपके माध्यम से मैं तो कहना चाहती हूँ सरकार से भी कि इनको एक पेंशन कुछों को मिल रही है, फिर बिल्कुल पेंशन रुक बहुत। जाती है, कभी कभी कोई जियो नहीं आता, कभी कुछ नहीं होता। मैं बनाऊं, जब मैंने 29 गानों का, मतलब मुझे इतना दुख है कि मैंने 29 गानों को अपने पैसे लगाकर, मेरे पास तो नहीं था, मेरी बेटी ने प्रोड्यूस किया, जी जी उसने इसको, कला को आगे लाने की कोशिश करी, और सरकार के पास ऊपर से तो उसको सैंक्शन हो गया, पर नीचे से विभाग से, सांस्कृतिक विभाग से पैसा नहीं मिल पाया अभी तक, कि बजट नहीं है, बजट नहीं। तो ये हमारी अच्छा। विधा को हाँ हाँ, मतलब कम करने की कोशिश हो रही, बढ़ाने की नहीं है। तो मेरा तो बिल्कुल। आपकी माध्यम से भी अनुरोध है कि हम्म, इस विधा को अगर आपको दिखाना है, केवल बोलने के लिए नहीं, इस विषय पे आप कुछ करिए, आप बिल्कुल। हमको सहयोग करिए, सभी कलाकारों को। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, हमारे कलाकारों में भी एकजुटता नहीं है। सब सब मैं पे आ गए हैं, मैं पे। हमने जी कभी मैं नहीं जाना क्या था, हमने धरती से जुड़ के मिट्टी के साथ काम किया, नीचे बैठे, नीचे मोटा खाया। हमने ये नहीं सोचा हम किस घर से आते हैं, हम घर में हमें क्या मिलता है। हमने जी ये सोचा कि हम कहाँ पर हैं, हम किसके लिए आए हैं, उसको हमने ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया। आजकल क्या है, जितनी सुविधा कलाकारों को है, तो वो 4 कार्यक्रम करते हैं, 2 कार्यक्रम बिना दिखाए बता देते हैं कि हमने किया। तो अच्छा, ईमानदारी पहली बात, दूसरी बात, आपस में गठजोड़ नहीं है ना। जो वो कि सोचता बहुत है मैं जरूरी हूँ, वो है। सोचता है मैं हूँ, मैं अपने लिए करूँ। वो टीम वर्क ही नहीं है, कलाकारों में ही एकता नहीं है, तो आप कैसे लड़ेंगे किसी से। अपने लिए भी आप नहीं लड़ सकते, जी जी। है ना। तो आप मैं से निकल के हम पर आइए, आप संगठित होइए, अपने अधिकारों के लिए आप जागिए, उसके लिए आप अच्छे से बात करिए जी आगे तक, तो हाँ, आपको मंजिल मिलेगी। और बिल्कुल। स्थिति बहुत खराब है कलाकारों की, ये इसमें कोई बात नहीं। मैंने ही देखा है, आज तक मैंने पुरस्कारों के लिए कभी नहीं लड़ा, हम्म, आज तक मैंने पैसे के लिए कभी नहीं काम किया, मैंने सोचा ही नहीं इस विषय। जी। लेकिन मुझे आम जनता का इतना प्यार मिला, हम्म, और इतने दिग्गज लोगों के साथ मैंने काम किया कि मैं अपने काम से पूरी यहाँ तक भरी हूँ, मुझे जी पूरा जी संतोष है। जी। मैंने वही सबसे गिरधा इम्पोर्टेंट जैसे, चीज है जी। मैंने गिरीश चंद तिवारी यादव जी, स्वर्गीय गिरीश चंद तिवारी गिरधा जिनको कहते हैं, उनके साथ मैंने संगीत निर्देशन किया एक नाटक में। जी। क्षितिज संस्था है हाँ दिल्ली हाँ की, क्षितिज। हाँ तो हाँ। मैंने उनके साथ, उन्होंने डायरेक्शन किया, मैंने उसमें संगीत निर्देशन दिया। उसके बाद मैंने मेरे गुरु स्वर्गीय ब्रिजेंद्र लाल शाह जी, जो जी कि एक बहुत ही जी महान हस्ती है, जिसको सब लोग जानते हैं, हाँ हाँ उनके साथ मैंने, उनका भस्मासुर हो, उनका रामी बौराणी हो, हाँ हाँ उनका
राम स्तुति उन्होंने मुझसे गवाई, और वो मुझसे कहते भी थे कि तेरे पास सरस्वती है तो तू जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी। तो शायद गुरु का आशीर्वाद होता है। तो उनके साथ मैंने, उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में मैंने काम किया। उसके अलावा मैंने शिव चरण पांडे जी, हमारे होली के गायक हैं अल्मोड़ा में, उनके साथ मैंने, उनके सानिध्य में मैंने होली का गायन किया होका क्लब में। तो प्रेम मटियानी जी हमारे डायरेक्टर रहे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के, उनके साथ मुझे काम करने का, वर्कशॉप का मौका मिला। और इतने अच्छे अच्छे कलाकार, मैं किसको याद करूं, हमारे मनोहर ब्रिजवाल जी, हमारे स्टेशन के जो डायरेक्टर भी रहे बाद में आकाशवाणी अल्मोड़ा, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सलिल चौधरी के भाई सुभाष चौधरी के साथ काम करने का मौका मिला। तो इतने दिग्गज, और शंकर उप्रेती जैसे हमारे महान गायक के साथ मुझे काम करने का, मुझे वो दीदी मांगता था अपनी, और दीवान कनवाल है, चंदन बोरा है, नंदन सिंह बिष्ट हैं, और जिनके नाम मैं भूल गई क्षमा करें, मतलब इतने लोग हैं मेरी लाइफ में। और उससे बढ़कर मेरा परिवार, मेरे पिताजी तो प्रथम थे, फिर मेरे भाई बहन, और मेरे जीजा जी, जो कि जिन्होंने आज भी, जिनकी वजह से मैं ये इंटरव्यू को दे रही हूँ, जिन्होंने मुझे मतलब इतना उत्साह जगाया, मेरी दीदी जीजा जी, जिन्होंने अरेंज किया। तो ऐसे मेरी में लोग आए, और सबसे बड़ी बात कि मेरी महिलाएं, मेरे श्रोतागण, आप जैसे लोग है ना, सुधी जन, और इतनी जो आम जनता गांव की जो प्यार लुटाती रही, तो उनकी वजह से आज मैं उनकी वजह से मैं बैठी हूँ। अदरवाइज मुझे तो कोई गा भी नहीं सकती थी, ना मेरा कोई गॉडफादर था, ना मेरा कोई ऐसा जो मुझे कुछ सिखाता या बहुत आगे बढ़ाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे के साथ जुड़ते गए, मैंने बताया ना, जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और हमारी यात्रा बिल्कुल बिल्कुल लता जी, यही होता है। अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, हुनर है, और किसी का सहयोग आपको मिल जाए, तो फिर आप कर सकती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लता जी, अब मैं आपसे एक ये चीज जानना चाहूंगी जाते जाते कि जैसे ना, आप जो जितने भी लोक कलाकार हैं उनके बारे में, जैसे काफी उनके राइट्स के बारे में, और उनको मतलब जो भी मिलना चाहिए, ये सम्मान वो सम्मान, काफी आप मतलब सोशल वर्क भी बहुत करती हैं, उन लोगों के हित के लिए काफी कुछ आप लड़ती भी हैं, और काम भी बहुत करी हैं, सोच भी रखती हैं। तो लता जी, आपको भी तो कई पुरस्कार मिले होंगे, तो आप हमें बताइए कि आपको अभी तक क्या क्या पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। किरण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने इस सोच के साथ कभी काम नहीं किया कि मुझे कोई पुरस्कार मिले या मुझे कोई पैसा मिले। मतलब मेरी सोच ये थी कि मैं लोगों तक पहुंचूं, मैं कुछ सीखूं, और उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो मेरी पहली सोच ये थी। और पुरस्कार तो खैर जिंदगी में इतने मिले कि मुझे तो समझ भी नहीं आता था। जहां भी जाओ, कुछ भी गाओ, तो लोग प्यार से कोई शॉल उड़ाता था, कोई बुके देता है, कोई कुछ टोकन दे देता है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी सम्मान मिलता रहता है। उसके अलावा मुझे पेहरू पत्रिका के माध्यम से जो मुझे संस्कृति के लिए मिला, तो लोग कल्याणी वैद्य सांस्कृतिक सेवी सम्मान मुझे मिला, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उसके अलावा मुझे याद है कि मैं हर तरह के गीत गाती हूँ। तो जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ मुख्यमंत्री आवास में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे जी, तो उनकी पत्नी के द्वारा, रेणुका रावत जी के द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया, और मैंने गोविंद बल्लभ पंत पर अपने गुरु जी स्वर्गीय ब्रजेंद्र शाह जी का लिखा हुआ जो गीत है, जय जय गोविंद पल्लव के पंथ चू भारत का प्यारा हो, वो मैंने यहाँ पर गाया। तो मुझे उसके लिए उन्होंने यहाँ बुलाया था, और उसके लिए मुझे उन्होंने गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो मेरे लिए बहुत शुभ क्षण था। उसके अलावा कई पत्रिकाओं के माध्यम से मुझे सम्मानित किया गया, कई न्यूज़पेपर के माध्यम से, कई जगह मैं जज बन के गई तो वहां मुझे सम्मान मिला, और कई संस्थाओं के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन मैंने सरकार से जो उम्मीद करी, या मैंने सोचा कि इतनी जो कार्य किए हैं उनके एवज में, कभी सरकार के द्वारा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और शायद मेरी भी गलती रही कि मैंने कभी ऐसी सिफारिश करी नहीं कभी जिंदगी में किसी से कि भाई मुझे सम्मान दिलाओ, या मुझे लगा कि जो लोग मुझे अप्रिसिएशन देते हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सम्मान है। और मेरे लिए सबसे गर्व की बात ये रही
कि मुझे याद है बचपन में एक हमारे पिताजी के मित्र हुआ करते थे, तो वो मुझे मजाक करते थे बचपन में जब मैं गाती थी, ये तो हमारी लता मंगेशकर है। जी जी, तो हम भी कहते हैं। वो एक दिमाग में उपलब्धि, वो एक हाँ, दिमाग में उपलब्धि थी कि जी, बचपन में जिनको सुनती हूँ वो मुझे अगर इतनी छोटी उम्र में कोई बोल रहा है तो यार इससे मुझे बड़ा उपहार क्या चाहिए, है ना? बिल्कुल। और उस हाँ, तो उसके बाद मतलब ये एप्रिसिएशन, उसके बाद मैं उस बात को तो फिर भूल गई थी। फिर एक दिन अचानक से जब मैंने अपना ये इसका अपनी कैसेट का विमोचन किया, जी, तो उस दिन जो हमारे वहाँ के उस समय के वर्तमान डीएम थे, जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो चन्नर राम जी अब रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने भी अपने इसमें कहा, मेरे पास अभी भी वो पत्रिकाओं के माध्यम से मेरे पास सुरक्षित है उनका बयान, कि उन्होंने कहा कि आज हमने अपने कुमाऊं की, उत्तराखंड की लता मंगेशकर को सुना, तो जी इनको बहुत जी, कामयाबी मिली। तो मुझे लगा कि वो बचपन याद आया, अरे हाँ, इन्होंने भी मुझे बहुत बड़ी बात बोल दी, मैं इसके जी लायक कतई नहीं हूँ, लेकिन ये उनका प्यार बोल गया, जी उनका आशीर्वाद मुझे बोल गया। उसके बाद फिर तीसरी बार हमारे एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे एक स्वागत गीत गाना था और हाँ, फिर एक कुमाऊनी गीत। तो हमारे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री थे जगमोहन, जी, तो जगमोहन जी आए थे, हाँ केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री थे, वो अल्मोड़ा आए थे। तो जब मैंने उनके सामने गाया तो उन्होंने अपने जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी हमने इतनी सुंदर अपनी कुमाऊं लता मंगेशकर जी को सुना, अरे तो वाह। वो मेरे लिए तीसरा वो था, तो मेरे लिए तीसरा हाँ, पुरस्कार था, मेरी हाँ, जिंदगी का तीसरा पुरस्कार। जी, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए बताइए, बिल्कुल, इतनी बड़ी सरसामागी सरस्वती लता माँ जी ने, जिनमें खुद जी, विराजती है, तो उनका अगर आपको कोई थोड़ी रिजेम्बलेंस भी दे देता है तो इससे बड़ा पुरस्कार किसी को नहीं चाहिए। और फिर सही मैं बात, बेगम अख्तर को बहुत सुनती थी, है ना, तो मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन रही, तो मुझे गजलों का भी शौक रहा। फिर मैंने आकाशवाणी से 5-6 साल का अपना यहाँ से तो बी हाई का ग्रेड पास किया, पहले बी पास किया फिर बी हाई किया। उसके अलावा मैंने संगीत प्रभाकर किया 6 साल का अपना, बहुत बच्चे भी पाले, गृहस्थी भी करी, बहुत मेहनत दौड़ भाग करी, रियाज किया। और जी, फिर 6 साल का अपना प्रभाकर का कोर्स किया, 4 साल का अपना गीत और गजल का डिप्लोमा लिया। तो ये सब बहुत मेहनत था, वो आज फलीभूत होती है। जी, तो अगर मुझे जनता का इतना प्यार मिल जाता है, आप जैसे सुधी जन का इतना स्नेह मिल जाता है, तो मुझे कोई पुरस्कार की लालसा बाकी नहीं रहती, है बिल्कुल, ना? नहीं, जनता का प्यार बहुत सबसे अच्छी, बड़ा पुरस्कार। जी जी, बहुत अच्छी सोच और तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मेन चीज होती है लता जी रिकॉग्निशन। आप जो कर रहे हैं किसी, मतलब कितनी अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ी हैं, सोच हमेशा अच्छी रही अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, है ना? तो आपको 10 लोग जान रहे हैं आज, है ना? लता पांडे हैं, अरे हाल मोड़े से हैं, आकाशवाणी की कलाकार है, बहुत अच्छा गाती हैं, लता मंगेशकर है हमारे उत्तराखंड की। तो यही बहुत बड़ी चीज है, रुपया ये तो पैसा मेरी खाली इतना, वाकई, तो जी खैर जी देखिए ये तो खैर बहुत एक छोटे छोटे, ये तो लोगों की भावनाएं बताई, मैं इस लायक बिल्कुल नहीं समझती। मैं तो अपने को एक मिट्टी से जुड़ा हुआ कलाकार कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि एक अपनी लगन से बनी हुई कलाकार, अपने परिवार के सहयोग से, बस वही मेरी निधि है, प्यार लोगों का मेरी निधि है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ सभी कलाकारों के लिए कि इतनी मेहनत करते हैं कलाकार, मैं जानती हूँ, जी रात रात हम 2-2 बजे तक कार्यक्रम देते थे, कहीं कहीं तो गांव में बैसी लगती थी, तो जी वहां पर हमारे कार्यक्रम दे दिए जाते थे, तो मंदिर में बैसी खत्म होने में 12 बज जाते थे, तो 12 से 2 तक जनता बैठी रहती थी कार्यक्रम देखने के लिए कुमाऊनी, चाहे जीजा साली नृत्य हो, चाहे समधी समदन नृत्य हो, चाहे हास्य व्यंग हो, चाहे झोड़ा हो, छपेली हो, तो हम वो करते थे ईमानदारी से। 2-2 बजे रात को भी खा के सोते थे, 2 बजे रात को डिनर लेते थे, फिर जी सोते थे। जी तो मेहनत हमने बहुत करी, जाड़ा गर्मी बरसात में हम गांव गांव में पैदल जी, चलते थे, है ना? शिक्षाप्रद कार्यक्रम हमने इतने किए, जैसे आपको मेरा यूट्यूब में गाने मिलेंगे, तो मैंने जी, पर्यावरण के लिए भी गाया है, हाँ, जंगल के लिए भी गाया है, हाँ, और मैंने स्वच्छता के लिए भी मैंने खुद अपना एक गीत लिखा था। तो उसमें मैंने यही कहा था कि अगर हमारे धारे नौले घाट बाट अगर साफ रहेंगे तो हम गंदगी और बीमारी से बचे रहेंगे। तो जी, गा के बताइए ना, तो जनता जल्दी समझती है गाँव में। बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, बोली में अगर आप गा के बिल्कुल, बताते हैं तो वो जी, जल्दी मनोरंजन तरीके से समझ। तो इस तरह के मैंने बहुत शिक्षाप्रद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गाँव-गाँव में इसका प्रचार किया, चाहे भारत सरकार के माध्यम से, चाहे अपनी संस्था के माध्यम से। तो ये सब अपने मुझे इसका फ़ायदा ही मिला। मेरा बिल्कुल, एक्सपीरियंस बढ़ा, मेरा ज्ञान जी, बढ़ा, हाँ, हाँ, तो लोगों का प्यार। जी, तो जी, मैं सोचती हूँ कलाकारों को मेहनत तो करनी ही चाहिए। काम बिल्कुल, से नहीं बचना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम कलाकारों के लिए कुछ करें, जी, है जी, ना? संगठित होके जी, अच्छा जी, अपना काम दीजिए, सरकार हाँ, कभी ना कभी आँखें खोल के आपको देगी कुछ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ये जी, हमें जी, जी, सोचना चाहिए, जी, जी, सोचना चाहिए।
जी, जी।